हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो यार आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया कोटा 15% की पूरी जानकारी। ठीक है, अभी जैसा कि आप लोगों को पता है नीट 2023 ऑल इंडिया कोटा का जो ब्राउचर है वो एमसीसी के वेबसाइट पे आ चुका है। ठीक है, तो मैंने जो है 2022 के जो ब्राउचर थी उससे सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई थी। ठीक है, पूरा चार्ट बना के मैंने यहाँ पे एनालाइज किया हुआ था, लेकिन क्या है कि आज जब वो रिलीज हुआ है 2023 वाला तो उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो उसको उसको मैंने एनालाइज करके यहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी है। ठीक है, तो उसको हम लोग एकदम इजी वे में सारा का सारा चीज़ समझेंगे। तो काफ़ी इजीली मैं सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, ऑल इंडिया कोटा की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं भी शायद सबसे इजी तरीके से मैं समझाऊँ यहाँ पे। तो आते हैं जो वीडियो का मेन टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका ईमेल और मोबाइल नंबर से होगा। ये ईमेल और ये मोबाइल नंबर आपका सेम होगा जो आपने एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था। ठीक है, लॉगिन जब भी आप करते हैं तो ऑल इंडिया वाले में जब भी लॉगिन होती है तो वो ऑप्शन आता है लॉगिन वाया ओटीपी या लॉगिन वाया मोबाइल नंबर। तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उस पर आपका ओटीपी आता है और हर बार लॉगिन ओटीपी से ही होती है। कई बार यदि आपको ओटीपी में दिक्कत हो तो आप एमसीसी ने मेंशन किया है कि संदेश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे ओटीपी तुरंत अपडेट हो जाता है। ठीक है, वेबसाइट आपकी वही रहेगी www.mcc.nic.in। ठीक है, एक केस है कि यदि आप फॉरगेट पासवर्ड है, मतलब यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, पासवर्ड आपका इजीली रिट्रीव हो जाता है बाय फिलिंग योर कैंडिडेट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, कैंडिडेट का डाटा भर के आप पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी काउंसलिंग करें, जब भी आप काउंसलिंग में कोई भी चीज़ हो, जो भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करते रहिए। ठीक है, एक फोल्डर बना लो गूगल ड्राइव पे, वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड करते रहो। पासवर्ड भी लिख के वहाँ पे एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर दो। तो इस तरीके से करोगे ना तो फिर आपका सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए सेफ रहेगी। ठीक है, और ऑनलाइन अपलोड करने को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि कई बार होता है कि फ़ोन चेंज करना पड़ता है, आप कहीं गए काउंसलिंग कराने, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, कुछ भी हो सकता है फ़ोन के साथ। ऑनलाइन आपका यदि डाटा है तो आपने कहीं भी अपना जीमेल लॉगिन किया, आप अपने ड्राइव पे गए और आपने अपनी सारी फाइल्स को एक्सेस कर लिया। तो ये सही तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब काउंसलिंग की तरफ चलते हैं। राउंड वन में क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी है। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन पेमेंट होगी। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व्ड यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 की रजिस्ट्रेशन फी है और 500 है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी मतलब की कैटेगरीज के लिए है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी जो कि रिफंडेबल है, वो भी ऑनलाइन आपको पे करना है। ठीक है, जिसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए 10,000 है और ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी के लिए 5,000 है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, एमसीसी ने भी मेंशन किया है कि आप जितनी भी पेमेंट करें, खासतौर से सिक्योरिटी मनी वगैरह वाला जो कि रिफंडेबल है, उसको आप अपने बैंक अकाउंट से करें, क्योंकि जब भी रिफंड आएगा वो हमेशा सोर्स अकाउंट में आएगा। एमसीसी साफ साफ मेंशन करता है कि बाद में अकाउंट चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होगी, जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे वहीं से वहीं पे आपका पेमेंट आएगा। तो यदि आप साइबर कैफे से काउंसलिंग कर रहे हो तो ऑलवेज प्रेफर योर बैंक अकाउंट। सिक्योरिटी मनी पेमेंट के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, फिर चॉइस लॉकिंग करनी है। चॉइस लॉकिंग ऑल इंडिया कोटा में उतना भी मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, यदि आप चॉइस फिलिंग करके छोड़ देते हो तो ऑटो लॉक हो जाता है। फिर आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, रिजल्ट आएगा एमसीसी के वेबसाइट पे, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ऑनलाइन। ये पिछली बार नहीं था। ठीक है, 2022 के ब्राउचर में ये नहीं था, 2023 में ये एक नया नियम है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एडमिशन लेने से पहले, रिपोर्ट करने से पहले। तो आप घर से ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी। फिर उसके बाद इसके बाद आप जो है रिपोर्ट करेंगे आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे। ठीक है, विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आप कॉलेज में जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, ऑफलाइन उसको वेरीफाई कराएंगे और एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट राउंड में आप ऑप्ट कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए, राउंड 2 में। ठीक है, तो जिसमें कि आपको फिजिकली वहाँ जाके एडमिशन लेके तब वहाँ पे फिजिकली ऑप्ट करना पड़ेगा राउंड 2 के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई कराने के बाद। अभी जो सिक्योरिटी मनी की बात हो रही थी उसमें एक चीज़ ये बता दूं कि सिक्योरिटी मनी रिफंड कब होती है। तो सारे राउंड की कंप्लीट होने के बाद रिफंड आपके सोर्स अकाउंट में आता है, वो कभी चेंज नहीं करेगा एमसीसी। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि आपको साइबर कैफे से यदि कर रहे हैं तो अपना एटीएम, अपना बैंक अकाउंट यूज करें। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि यदि किसी भी रोल नंबर पे आपने एक बार सिक्योरिटी मनी पे की,
ठीक है, फेल्ड हो गया, फिर आपने दोबारा कर दी, 2 बार जो है पेमेंट हो गया, तो वो 2 बार पेमेंट वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होता है। यदि गलती से ऐसा हो जाता है, सेम रोल नंबर पे 2 बार पेमेंट हो जाती है, तो आपका पेमेंट रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है, 30 दिन के अंदर। और सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद ही आपका रिफंड आएगा। जैसे मैं अपना सिनेरियो बता दूं, तो हम लोगों के समय में लगभग 15 अक्टूबर को काउंसलिंग शुरू हुई थी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का, और रिफंड हम लोग का आया है इस साल 15 मार्च को, ठीक है, तो 2023 में। अब इसी स्टेप में चॉइस फिलिंग के बारे में एक क्वेश्चन है कि आप कितने चॉइस फिल कर सकते हैं, क्या इसमें भी कोई लिमिटेशन है? तो नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं होता। जितने भी कॉलेज हैं, 350-400 कॉलेज जितने भी आप सारे के सारे भर सकते हैं, ठीक है। आपका मतलब कि जितना भी प्रेफरेंस आप बना सकते हैं। यदि आपका अच्छा रैंक है तो आप कम कॉलेज भरेंगे, ठीक है, जो आपको मिला है पिछले साल उससे सेफ्टी लेके थोड़ा सा ज़्यादा भरेंगे, ठीक है। आप जितना कॉलेज चाहें सारा का सारा भर सकते हैं, और जब तक चॉइस फिलिंग का विंडो खुला रहेगा तब तक आप अपने चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, अप डाउन कर सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है। लेकिन जब आप एक बार चॉइस लॉक कर देंगे उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया चॉइस फिलिंग के बारे में, और आप कितने चॉइस फिल कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप लॉक नहीं करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाता है, लेकिन मैं कहूँगा, प्रेफर यही करूँगा कि आप अपना चॉइस लॉक कर देना लास्ट वाले दिन। तो राउंड 1 में देखो फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप रिपोर्ट करते हो तो आप वहाँ पे फिजिकली अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आप कॉलेज में सीट ज्वाइन कर लो और अपग्रेड के लिए ऑप्ट कर लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपकी सीट वहीं पे रिटर्न रहेगी और वो अपग्रेडेशन में चली जाएगी। राउंड 2 में यदि आपसे ऊपर सीट खाली आती है तो आपकी सीट अपग्रेड कर दी जाएगी, ठीक है। और यदि आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होता है, आप रिपोर्ट ही नहीं करते हो, ज्वाइन ही नहीं करते हो, जो कॉलेज अलॉट हुआ आपको वो नहीं चाहिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप जाके कॉलेज अलॉट ही करो, आप अपने स्टेट में भी जाने का भी सोच सकते हो। फिर आपका यदि बाद में मन करे तो आप राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, यदि आप अलॉट होने के बाद यदि एडमिशन लेने नहीं जाओगे तो आपकी सीट लॉस्ट हो जाएगी। राउंड 2 में फिर जो आपको मिले वो आपको मिले, लेकिन आप जाके यदि एडमिशन ले लोगे तो आपकी सीट रिटर्न रहेगी वहां पे, आपको अपग्रेडेशन का वहां पे आप फॉर्म भर सकते हो और वो सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड करा सकते हो अपनी सीट, ठीक है। यदि अपग्रेड हो जाती है तो आप क्या करोगे कि जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसके बिहाफ पे आपको एक ऑनलाइन स्लिप जनरेट करके मिलेगा, ठीक है। वो स्लिप आप जाके जो नया कॉलेज मिला है आपको अपग्रेड होके वहाँ पे दिखाओगे और आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले लोगे, ठीक है। और यदि नहीं अपग्रेड होता है तो आपकी जो सीट अलॉट हुई थी वो आपकी वहीं पे रिटर्न रहेगी, ठीक है। राउंड 1 में सीट आपकी लॉस्ट तभी होगी जब आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट ही नहीं करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा दूं कि आपने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया, आपको एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ, ठीक है। फिर आपका क्या सीन है कि आपको यदि एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ, आप सोच रहे थे कि उसके ऊपर अलॉट होगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन यदि एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ तो मैं एम्स गोरखपुर ना लेके केजीएम में प्रेफर करूंगा। तो अपने स्टेट में, यूपी स्टेट को रेफरेंस लेके बता रहा हूँ मैं, तो क्या है कि आप आराम से एम्स गोरखपुर मत जाओ, मत सीट अलॉट कराओ, ठीक है, कुछ मत कराओ, सीट आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्टेट में एलिजिबल रहोगे और आपकी राउंड 1 की एम्स गोरखपुर की सीट फर्स्ट राउंड में चली जाएगी। लेकिन आप यदि स्टेट में नहीं लेना है आपको और आप एम्स गोरखपुर की सीट रखना चाहते हो तो आप जाओ एम्स गोरखपुर, अपना एडमिशन कंप्लीट करो और वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर दो कि यदि सेकेंड राउंड में सीट इससे अच्छी आती है तो हमसे एम्स गोरखपुर के ऊपर हमको जो चाहिए वो हमको अलॉट कर दिया जाए। तो ये सारा कहानी हो गया राउंड 1 के बारे में। अब हम लोग राउंड 2 पे आते हैं। राउंड 2 में क्या है कि आपका वही फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन किसको करना है, किसको नहीं करना है, तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे राउंड 1 में, ठीक है, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उन्हें तो कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी राउंड 2 में आ चुके हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिनको अलॉटमेंट हुआ था लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था जाके, उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है और वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड की सीट उन्होंने छोड़ दी, उस सीट पे उनका कोई अधिकार नहीं है। जो लोग रजिस्टर ही नहीं किए थे फर्स्ट राउंड में, वो लोग राउंड 2 में आराम से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, फिर वही आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ऑनलाइन, फिर आप रिपोर्ट करोगे, अपने सारे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। अब राउंड 2 में अलॉटमेंट के बारे में देखें। अब राउंड 2 में यदि आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप वही काम करोगे, ठीक है, कि जाओगे अपना, मतलब कि सीट अलॉट हुआ है तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, ऑफलाइन वेरीफाई कराओगे और एडमिशन लोगे, ठीक है। मॉपअप राउंड का अब यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, राउंड 3 का कॉन्सेप्ट आ चुका है। पहले क्या होता था, राउंड 2 में जो सीट मिल गई वो मिल गई, आप मॉपअप में नहीं जाओगे। लेकिन अभी राउंड 3 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप राउंड 2 में जो सीट आपको मिली है
उसको आप वापस से अपग्रेडेशन के लिए कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो राउंड 3 में। लेकिन ये वाला भी अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट तभी करोगे जब आप राउंड 2 में जाके एडमिशन ले लोगे, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे, तब आप जाके राउंड 3 के लिए एप्लीकेबल होते हो अपग्रेडेशन। बाकी यदि आपको राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड होकर कॉलेज मिला है तो आप अपने पुराने वाले कॉलेज की जो ऑनलाइन स्लिप जनरेट होगी वो लेके आप आओगे नए वाले कॉलेज में, वहां पे एडमिशन लोगे, आप फिर से अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो राउंड 3 के लिए। ठीक है। दूसरा केस है, यदि आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो रही है लेकिन आप तब भी नहीं खुश हो अपनी सीट से, आप मत नहीं जा रहे हो, मतलब कि आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, राउंड 2 में जो आपको सीट अलॉट हुई है आप उस पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और आप राउंड 3 में एंटर कर सकते हो। सिक्योरिटी मनी चली जाएगी लेकिन आप राउंड 3 में एंटर कर सकते हो, आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो राउंड 3 में। वहां पे आपको फिर से सिक्योरिटी मनी पेमेंट करनी होगी जो 5,000 10,000 की है। बाकी एक ये है कि राउंड 3 में यदि सीट ही नहीं अलॉट होगी तो फिर उसमें तो कुछ नहीं है, आप राउंड 3 में जाओगे अपना, आपको वहां पे फिर से कुछ नहीं करना है। ठीक है। आप राउंड 3 में आगे प्रमोट कर दिए जाओगे। राउंड 2 में यदि कॉलेज अलॉटमेंट की बात करें तो आपको यदि कॉलेज अलॉट होता है राउंड 2 में, वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, और यदि आप रिपोर्ट करते हो, ज्वाइन करते हो सीट को, जाके सीट ज्वाइन कर लेते हो, तो आप राउंड 3 में अपग्रेड के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है। और यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हो, आप अपनी सीट को एग्जिट कर रहे हो, आपकी सिक्योरिटी मनी यहाँ पे चली जाएगी और आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय मेकिंग ए न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने की। तो जिन्हें राउंड 1 में कोई भी कॉलेज, कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, वो ऑब्वियस सी बात है राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हु रिपोर्टेड अलॉटेड कॉलेज ऑफ राउंड 1 एंड ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन, जाहिर सी बात है जो लोग राउंड 1 में मतलब कि रिपोर्ट करके एडमिशन ले लिए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं सीट को, वो अपग्रेड कराएंगे तो राउंड 2 में वो पार्टिसिपेट करेंगे। जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने उस पर रिपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया था, तो वो भी यहाँ पे राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। ठीक है। यदि आपका राउंड 1 में आप एडमिशन लेने गए, डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, तो वो लोग भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब राउंड 3 की बात करें तो यदि आप राउंड 2 में एडमिशन ले लिए हो और राउंड 3 के अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर लिए हो, तो आप जाहिर सी बात है राउंड 3 में एंटर करोगे ही अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है। और यदि आपने राउंड 2 में सीट को एग्जिट कर दिया तो आपकी सिक्योरिटी फी वही लास्ट हो जाएगी, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं राउंड 3 में सिक्योरिटी मनी पेमेंट करके। ठीक है। अब देखें राउंड 3 में कौन कौन एलिजिबल हैं। तो जिन्हें राउंड 1 राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो लोग आ सकते हैं। ठीक है। सीट अलॉट हुई है राउंड 1 राउंड 2 में लेकिन वो एडमिशन उनका कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, तो वो भी राउंड 3 में आ सकते हैं। जिन्होंने रिपोर्ट किया है राउंड 2 में वो लोग जाहिर सी बात है आ सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है। जिन्होंने सीट नहीं ज्वाइन की है राउंड 2 में अलॉटमेंट के बाद, वो लोग आ सकते हैं राउंड 3 में। ठीक है। लेकिन उनकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। अब देखें राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट होगा तो क्या होगा। तो राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट यदि नहीं होती है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में प्रमोट कर दिए जाओगे। यदि सीट अलॉटमेंट होती है तो आप वही चॉइस फिलिंग करोगे, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करोगे, फिर रिपोर्टिंग करोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ ऑफलाइन वहाँ पे रिपोर्ट करोगे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। राउंड 3 सिंस लास्ट राउंड है तो आप इसमें रिजाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है। आपने राउंड 1 में एग्जिट कर लिया, आपने राउंड 2 में एग्जिट कर लिया, लेकिन आप राउंड 3 में एग्जिट नहीं कर सकते हो। यदि यहाँ पे आप अपने लिए सीट अलॉट करा रहे हो तो आप एग्जिट नहीं करोगे। तो आप यदि राउंड 3 में सीट अलॉट कराते हो तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जा रही है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगले 2 साल के लिए ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। तो यदि आप नहीं ज्वाइन करोगे तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा काउंसलिंग प्रोसीजर से। यदि आप इस साल नहीं एडमिशन लिए राउंड 3 तक आके, तो आप क्या होगा कि अगले साल आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, तो नीट 2 रिजल्ट आए आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, तो आपका 2 साल बर्बाद होगा। अब आते हैं फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड पे, जो कि ऑनलाइन होगा, जिसमें पहले तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं होती थी, लेकिन इस साल से चूंकि अब ये फाइनल राउंड है तो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। पहले मॉपअप राउंड की चॉइस जो होती थी वही कंटिन्यू की जाती थी, अब क्या है, अब आपकी नई चॉइस फिलिंग होगी। स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो जिन्होंने राउंड 2 राउंड 3 में किसी भी राउंड में सीट ज्वाइन की है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। जिनको राउंड 3 में सीट अलॉट हुई थी वो ज्वाइन कर लिए हैं या रिपोर्ट नहीं किए हैं, कोई एलिजिबल नहीं है। ज्वाइन कर लिए हो तो ठीक है, नहीं रिपोर्ट करोगे राउंड 3 में अलॉट करा के, तब तो आपको वैसे भी एलिमिनेट कर दिया जाना है। ठीक है। आप यदि कहीं भी ज्वाइन हो गए हो स्टेट कोटा, यदि कहीं भी स्टेट में यदि आपने एडमिशन ले लिया है तब भी आप राउंड 3 में एलिजिबल नहीं हो। यदि आप किसी भी राउंड में रजिस्टर नहीं किए हो तब भी आप स्टे राउंड में एलिजिबल नहीं हो।
ठीक है। तो स्टे राउंड तक आने के लिए भी आपको कम से कम एक बार राउंड 3 में ही रजिस्टर करो, लेकिन आपको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यदि आपको स्टे राउंड में वही रूल है, यदि आपको स्टे राउंड में सीट अलॉट होती है और यदि उसके बाद आप सीट नहीं लेते हो, सीट आप छोड़ते हो, तो आपको आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही, आपको 2 साल के लिए काउंसलिंग प्रोसीजर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप अगले 2 साल तक नीट का एग्जाम दो, पास करो, कुछ भी हो, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा ऑल इंडिया कोटा से। अब वीडियो के लास्ट पे आते हैं सबसे फाइनल पॉइंट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही जो मैंने स्टेट वाले में बताई थी, यूपी स्टेट वाले में सब लगभग सब सेम है, थोड़ा बहुत वही ऑल इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, मैं एक बार बता देता हूँ। तो आपको चाहिए एडमिट कार्ड, रिजल्ट या फिर रैंक कार्ड, क्योंकि रिजल्ट पे आपकी रैंक मेंशन है, अलॉटमेंट लेटर, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वो अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन आएगा, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको तभी रिक्वायर्ड होगा जब आपका कहीं भी मिसमैच हो। ठीक है, कहीं भी यदि आपका मिसमैच होता है 10th के डेट ऑफ बर्थ से, आधार के डेट ऑफ बर्थ से, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसमें काफ़ी लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं कि 10th में मार्कशीट भी मिला है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। तो 2016 से पहले जिनका 10th था 2016 तक, उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिलती थी। 2017 से सिर्फ मार्कशीट मिलती थी, वही सर्टिफिकेट का काम करता है। ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी। पासपोर्ट फोटोज इन्होंने 8 मेंशन किए हैं, लेकिन आप ज़्यादा ही ले लेना, 20-25 पासपोर्ट फोटो। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि जैसे मैंने बताया था, कास्ट सर्टिफिकेट 2 टाइप का होता है, एक बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द स्टेट, एक बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल वर्क। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा में स्टेट गवर्नमेंट ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना के देगी, वो ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, तो यूपी वाले में तो मैंने बताया था कि यूपी में जो स्टेट वाला होता है वो हिंदी में होता है, और जो ऑल इंडिया कोटा वाला होता है वो इंग्लिश में होता है। और ये ज़्यादातर स्टेट ऑल इंडिया कोटा वाला इंग्लिश में ही देते हैं। लेकिन आपके स्टेट में यदि ऑल इंडिया कोटा वर्क के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि वो रीजनल लैंग्वेज में है, उस स्टेट के लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है, तो आपको उसकी एक ट्रांसलेटेड कॉपी लेके जानी होगी ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जाहिर सी बात है नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में ओपन सीट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि यदि आपके नाम की स्पेलिंग में, नेम के स्पेलिंग में यदि कोई दिक्कत है, तो उसके लिए यदि आपके किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई दिक्कत है, तो आप क्या करोगे कि डॉक्यूमेंट का प्रूफ ले लोगे और उसके साथ एक एफिडेविट बनवा लोगे। ठीक है, तो वो आपको करना है। एमसीसी ने साफ साफ मेंशन किया है कि एडमिशन के समय आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने वो ओरिजिनल होगा। यदि आपके पास नहीं है, आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट में जमा कर रखा है, ठीक है, या फिर आपके पास नहीं है एडमिशन के समय, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एडमिशन जब भी लेने जाना है तो वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है ऑफलाइन के समय। ठीक है, तो ये एक डिटेल्ड वीडियो था ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि ये सारा वीडियो मैं एक चार्ट के फॉर्म में एक छोटा सा 3-4 मिनट का वीडियो बना के वहाँ पे समझा दूँ। ठीक है, तो उसको मेरे को चार्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1-2 दिन के अंदर मैं वैसे समझा के आपको एक सिंपल फॉर्म में बता दूंगा। तो ये सारा आप देख लो, तो ये सारा आप समझ लो। ठीक है, 2022 में कुछ अलग था, इस बार राउंड 3 इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और फाइनली आपका स्टे राउंड हो रहा है, आप राउंड 2 के बाद राउंड 3 के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन और एक चीज़ ये भी नहीं है कि यदि आप स्टे राउंड में या राउंड 3 में सीट नहीं लेते हो तो आपको 2 साल के लिए मतलब कि एलिमिनेट कर दिया जाएगा काउंसलिंग प्रोसीजर से। ठीक है, आप अगले 2 साल तक नीट देते रहोगे, लेकिन फिर भी आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, मैंने सारी चीज़ें समराइज कर दी। क्या चीज़ें पहले थी, क्या चीज़ें अब इंट्रोड्यूस हुई है, वो मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। बाकी यूपी नीट के काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, यूपी नीट के काउंसलिंग जैसे जैसे प्रोसीड होगी वो मैं बताता रहूँगा, और ऑल इंडिया की भी चीज़ें जैसे जैसे प्रोसीड होती रहेगी मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें बताते चलूँ। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए और चैनल से कनेक्टेड रहना। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, जिनको सीट मिल जाए उनके लिए भी कांग्रेचुलेसन, जिनको नहीं मिलेगा या फिर जो लोग नीट 24 के लिए ड्रॉप लेना चाह रहे हैं वो लोग चैनल से जरूर कनेक्टेड रहना। नीट 24 के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड सारी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो चैनल से कनेक्टेड रहना और थैंक यू।